नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज बारी है वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पार्ट नंबर 24 की। अब इसमें जो अपने 10 सवाल पिछले में किए उसी में ऐड करते चले आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ऐसा कौन सा वर्ष वहां रहा है जहां मंजू कपूर से सेकंड नॉवल, मंजू कपूर का जो दूसरा उपन्यास है ए मैरिड वुमन पब्लिश्ड, जो वहां पर पब्लिश हुआ या फिर आपका प्रकाशित हुआ। तो बेटा जी ये हाल ही में अपन कहेंगे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं गुजरा है, दो एक डिकेड्स की बात हुई है आपका, दो एक दशाब्दियों की वहां पर बात हुई है। तो ये मैनर है वो गया 2002 टू नॉट टू पे चला गया आपका वहां पर। तो इसमें यहां ये चीज करीब करीब डेट डाली हुई है सारी कंफ्यूज करने के लिए। तो याद ये करना वहां पर, इसे कैसे याद करोगे कि मंजू कपूर का सेकंड नॉवल, तो सेकंड नॉवल में दो दो याद कर लो, सेकंड में दो आते हैं उसमें दो बार दो याद कर लो, दो बार जीरो याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से याद रखा जा सकता है बिना रट्टा मारने के। फिर अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट कंपोज्ड बाय मंजू कपूर, वो की वो चीज आ गई है आपकी पिछली बार की तरह। अनीता देसाई कैसा सवाल बना था, चार क्रिएशन अपन तैयार कर रहे थे और इस बार वहां पर आपके पास में ऐसे ही चार क्रिएशन आपको और तैयार करके दिए जा रहे हैं। तो जैसे अपन ने देखा यहां वाले पार्ट के अंदर कि अपना जो ये पार्ट है उस वाले में आपको इतना देखना है कि क्रिएशन की तारीख भी देखनी है साथ साथ में, केवल ये नहीं देखना क्रिएशन कौन से। जैसे शेपिंग द वर्ड है 2014 का है आपका वहां पर, फिर कस्टडी है 2011 का है आपका वहां पर, फिर उसके बाद में आप जब पढ़ते हैं तो बेटा आपका आता है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस है आपका वहां पर, ठीक, ये लिखा हुआ है 2011 वाले में आपका। फिर उसके बाद वाले पैटर्न में अपन चलें तो वहां पर आप गौर करो, इसमें अपने पास लिखा हुआ है कौन सा, ब्रदर्स 2016 वाला है आपका वहां पर। तो इसमें से द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये वहां पर मंजू कपूर का नहीं है। बाकी चीज में से कम दो चीजें आपने मेरे से जरूर सुनी होंगी, जैसे यहां पर ये ब्रदर्स वाला सुना है और कस्टडी वाला। आज ये भी नोट कर लीजिए, शेपिंग द वर्ड है वो भी बेटा जी किसका है आपका वहां पर, मंजू कपूर का है। इसमें यह पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन सा है जो मंजू कपूर के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है, रचना नहीं की गई, तो उसका नाम है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 13 पे लो, द टेलीविजन चैनल आओ, यहां लिखा है प्राणायाम बेस्ड ऑन मंजू कपूर नॉवेल कस्टडी। देखो अभी अभी आपने गौर किया, अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा तो इसी पेपर में आपको एक चीज मिल रही, कस्टडी उनका वहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देखो तो इसमें टेलीविजन चैनल पूछा अगले ने, और टेलीविजन चैनल के अंदर यह कहा कि एक अपना पार्ट है प्राणायाम, और ये मंजू कपूर का नॉवल जो कस्टडी है उसके ऊपर आधारित इसमें आपको वहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर कौन सा ऐसा पार्ट है, तो आपके जहन में बहुत बार बेटा ये बालाजी टेलीफिल्म्स आ जाता है, एकता कपूर वाला। तो हर जगह बालाजी टेलीफिल्म्स नहीं चलेगा, ये आपके योग संबंधी जब भी आ जाए, मैं फिर कह रहा हूं योग संबंधी जब आ जाए तो बालाजी टेलीफिल्म्स या स्टार प्लस या स्टार मां उधर मत जाना, ठीक है। ये योग संबंधी किस पे चले जाएंगे, आपके एशिया नेट पे चले जाएंगे। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने देखा होगा ये बालाजी टेलीफिल्म्स है, स्टार प्लस है, ये क्या करते हैं आपका जो मेलोड्रामा उनको शो करते हैं, कभी सास भी बहू थी, इस तरीके से, यानी कहीं ना कहीं घर गृहस्थी के अंदर जो मिर्च मसाले वाली चीजें होती हैं, उल्टा पुल्टा करने वाली, चुगली करने वाली, षड्यंत्र रचने वाली, ठीक है, वो वाली चीजें इसमें बताई जाती है। फिर अगला, विच वन ऑफ द टीवी सीरियल इज नॉट बेस्ट ऑन द नॉवल कस्टडी बाय मंजू कपूर। मंजू कपूर है उनका जो आपका नॉवल कस्टडी है उस पर बहुत सारे क्या बने आपका वहां पर टीवी सीरियल्स बने, धारावाहिक वहां पर आपका बने। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो वहां पर आपका उस पर आधारित नहीं है, एक बार नाम सुन लीजिएगा। पहला अपने पास में आ रहा है ये है मोहब्बतें, दूसरा वहां पर आ रहा है परदेश में रहता है मेरा दिल या परदेश में है मेरा दिल, फिर है नकालत सारे गादले, फिर है मौन निये काचाकाची, ठीक। ये दो अन्य भाषाओं से आपका लिए हुए पार्ट हैं आपका। तो इसमें से आप देखोगे कि ये दो हिंदी सीरियल हैं, तो दोनों के दोनों एक पर आधारित नहीं होंगे, एक ही होगा। अब इसमें से कटेगा ये वाला आपका, मतलब ये है मोहब्बतें, ये है मोहब्बतें, ये वाला पार्ट इस पर आधारित है कस्टडी पर। नकालत सारे गादले ये भी इस पर आधारित है, मौन नहीं ये काचा काची ये भी इस पर आधारित है। कौन सा नहीं बेटा आपका, परदेश में है मेरा दिल या परदेश में रहता है मेरा दिल, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द ऑनर ऑफ ए क्लॉथ शॉप इन करोल बाग इन मंजू कपूर नॉवल होम। यहां चेक करना बेटा यहां ये के है वो अपर केस में आएगा। फिर साथ में एक चीज ये देखोगे, यहां मंजू कपूर का जो नॉवल है इसका उच्चारण सुन लेना, ये रीट के अंदर हाल ही में पूछा भी जा चुका है
होम नहीं होता, क्या होता है? हम। ऐसा प्रोनाउंसिएशन वहां पर पूछा भी जा चुका बेटा आपका वहां पर। तो अगला ये कह रहा है कि जो कपड़े की दुकान है उसका मालिक कौन है करोल बाग के अंदर? मंजू कपूर का जो उपन्यास है और जिसका नाम बेटा क्या है बताओ आपका वहां पर? हम वाला। तो सीधा सीधा याद रखना है, बनवारी जी, बनवारी लाल जी इसमें क्या है? उस दुकान के मालिक हैं, दुकानदार हैं। यशपाल साहब नहीं है, रूपा मैडम नहीं है, प्यारेलाल जी वहां पर नहीं है। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फाउंड? यहां एक करेक्शन देखोगे तुम, पेपर सेटर से क्या भूल हुई चेक करो बेटा आपका वहां पर। ये बीच में ऐसा कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ये एक वर्ड बनना चाहिए, COMM या UNICATIVE। पहली बात तो 2C गलत, दूसरी बात बीच में स्पेस क्या है? गलत है। तो यहां पर बेटा इसमें ये आपकी टीचिंग अप्रोच या मेथड से जुड़े हुए क्वेश्चन में आ गया। शॉर्ट में कहते हैं CLT। CLT का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो पूछा यह गया कि CLT या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसे सबसे पहले कब पाया गया, मतलब कौन से दशक में उसकी शुरुआत होती है? तो अपना अगर मेथड्स वाला वीडियो आप उठाकर देखते हैं तो आपको इजीली मिलेगा। करीब 2022-23 में वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके अंदर भी है, और अभी हाल ही में आपका 2025 के जनवरी फरवरी में ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए आपका, उनके अंदर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि CLT है उसकी मूल शुरुआत अगर आप देखते हैं तो बेटा वो वहां कब होती है? आपका 1960s में होती है, 1960 के दशक में होती है। अगले पे आ जाओ आपका 17 वाला, बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोपोनेंट्स टिपिकली डिस्क्राइब्ड CLT एज एन अप्रोच दैट एम्ड टू। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलता है। इस वाले पार्ट में आपको यह देखना है कि कौन से 3 कथन दिए हैं, 3 में से कौन सा एक या कौन से 2? तीनों सही नहीं, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं आपका, केवल ये 3 में से या तो 2 सही है या फिर आपका वहां पर 1 सही है। तो इसमें एक बार चेक करते हैं कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। CLT या कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेल हाइम्स का दिया हुआ है, उस पर प्रेशर होता है, उस पर स्ट्रेस है। नॉर्म चॉम्स्की का दिया हुआ लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है उस पर प्रेशर नहीं है। इसमें फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता पहले आती है, और एक्यूरेसी या शुद्धता बेटा कब आती है आपकी? वहां पर बाद में आती है। तो इसे देखना पहले ऑप्शन में, पहले में कहा कि मेक बनाएंगे आप। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? संप्रेषणात्मक प्रतिस्पर्धा है, जिसे आप गोल या लक्ष्य बनाएंगे, उस भाषा के अध्यापन का वहां पर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है आपका वहां पर। डेवलप प्रोसीजर्स, ऐसी प्रक्रियाएं उनको विकसित करेंगे फॉर द टीचिंग ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स, भाषा के 4 कौशलों को, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों इसमें डेवलप करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। मतलब एक ऑप्शन तो कट गया। कौन सा ऑप्शन कट गया? अकेला C नहीं होगा, ठीक है, AB आना चाहिए, ये भी कट गया बेटा, ठीक है। कौन सा इसमें? B एंड C, और ये भी कट गया, देखो A एंड C, B कहां है? इसका मतलब कन्फर्मली इसमें C गलत होना है। ऑप्शन के लिहाज से भी आप चेक कर सकते हो, और गलत क्या होना है उसको देखना जरा। इट डज नॉट, अब ये डज नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्पेस आएगा। इट डज नॉट पे सिस्टमेटिक अटेंशन ऑफ फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यह क्रियात्मक या कार्यात्मक, उसी रूप में संरचनात्मक जो भाषा के पहलू है उनके प्रणालीगत ध्यान आकर्षण पे नहीं जाते। कैसे नहीं जाते? जाते हैं आपका। तो ये डज नॉट लिखते, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसमें फंक्शनल चीजें भी रखी जाती हैं, इसमें स्ट्रक्चरल चीजें हैं, उनको भी बेटा वहां पर रखा जाता है। अगले पे आ जाए। CLT इज ए फोकस ऑन अचीविंग ए कम्युनिकेटिव पर्पस एज अपोज्ड टू। CLT को इस केंद्रीय बिंदु में, केंद्रीय अक्ष में रखा जाता है जहां पर हम प्राप्ति या फिर अर्जित होने की बात वहां पर करते हैं, ठीक है। किसकी? कम्युनिकेटिव पर्पस, मतलब आपके संप्रेषण कौशल के उद्देश्य को, एज अपोज्ड टू, जैसे उसका वहां पर विरोध किया जाता है। किसका विरोध होता है? ये हमेशा ये चाहते हैं कि आपके ऊपर खाली ग्रामर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पहले चारों पढ़ लेते हैं आपका वहां पर, जैसे नीचे से पढ़ना चालू करें। द टीचर एज ए फैसिलिटेटर, देखो पेपर सेटर फिर गलती कर गया, यहां पर बेटा N नहीं आएगा, यहां पर अगर अपन देखते हैं तो यहां क्या आएगा? A आएगा। ये लो देखिए आपका, यहां गलती कर गया ना आपका। अब एक अच्छे स्टैंडर्ड पे आप पेपर बनाते हो, और क्यों इतनी त्रुटियां आप वहां छोड़ते हो? जो अध्यापक है वो सुविधा मुहैया करवाने वाला सुविधा प्रदाता होता है, बिल्कुल होता है बेटा आपका वहां पर, ठीक है। फिर अगला पार्ट, डिस्ट्रैक्ट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस, जब आप अधिगम का अनुभव कर रहे हैं तो वहां पर व्यवधान तो नहीं आता वहां पर आपका इसमें। फिर आउटसाइड ऑफ द रियल्म ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर, आप जो परंपरागत व्याकरण है उसके बाहर की तरफ जाते हो, बिल्कुल जाते हो, ग्रामर बाद में लाते हो, एक्यूरेसी बेटा आप पहले ले आते हो। फिर अगली चीज इसके अंदर है
कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर, आप क्या करते हैं, संरचना पर नियंत्रण करते हैं आपका, तो बिल्कुल संरचना पर नियंत्रण है उसके खिलाफ आप वहां पर जाते हो आपका, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, ठीक है, जिसमें गौर करो आपका, एक है डिस्ट्रैक्ट ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसके खिलाफ है क्या, इसके खिलाफ नहीं है, इसके तो पक्ष में है आपका वहां पर, इस चीज के लिए कि आप लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन को आपको क्या करना है, रोकना है। कंट्रोल ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ना, दो चीजें आप काट पा रहे हैं लेकिन दो चीजों को काटने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है कि सीएलटी अपने आप में एक फोकस के रूप में काउंट होता है, और फोकस के रूप में क्या, जहां वो प्राप्त करता है कम्युनिकेटिव पर्पस, तो कम्युनिकेटिव किसके खिलाफ प्राप्त करता है, लिंग्विस्टिक के खिलाफ। लिंग्विस्टिक में स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, तो ये चीज सीएलटी है वो मान्य नहीं करती है डिस्ट्रैक्शन वाली, लेकिन इस कथन का यहां इस सवाल के मद्देनजर कोई रिलेशन वहां बेटा नहीं है। सवाल में वो विरोध किसका होता है, विरोध इस चीज का होता है कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के कंट्रोल के अपोज में क्या आया हुआ है, सीएलटी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who coined the term communicative competence in order to contrast a communicative view of लैंग्वेज। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान ऐसा है जिसने वहां पर आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नामक टर्म दिया है, तो मैंने अभी समझाया था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है नॉर्म चॉम्स्की का, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसका बेटा, आपका डेल हाइम्स का है, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है बेटा, एक तो नॉर्म चॉम्स्की, इसका पूरा नाम नॉर्म चॉम्स्की है, इसने दिया था आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये डेल हाइम्स है, इसने क्या दिया वहां पर आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। आज की क्लास का लास्ट सवाल, चॉम्स्कीज कॉग्निटिव व्यू, संज्ञानात्मक जो परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण है ऑफ कॉम्पिटेंस प्रतिस्पर्धा का, प्राइमरीली डील्स विद, ये प्राथमिक तौर पर क्या करता है, डील करता है या इस चीज को आगे की तरफ वहां पर बढ़ाकर ले जाता है। तो आपको लिंग्विस्टिक वाला पार्ट पढ़ना हो तो स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ग्रामर से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशनल इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव से जुड़ा हुआ है, क्लासिकल से जुड़ा हुआ है, एंशिएंट से जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नाम वहां पर दिए जा सकते हैं। इसका मतलब अपने पास चॉम्स्की है वो पुराने वाले अंदाज का है, उसमें कौन सी चीज वहां पर है या नहीं है, पहले ये देखना है क्या। वहां पर ये बताओ कि कॉग्निटिव जो अपने पास में व्यू आया है किसका, कॉम्पिटेंस का या प्रतिस्पर्धा का आया है, तो वहां पर प्राथमिक तौर पर इसका व्यवहार जो देखने को मिलेगा वो व्यवहार किसके साथ में वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब आपसे क्या पूछा जाना चाहिए, आपसे व्याकरण पूछी जानी चाहिए, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाली बात नहीं आएगी। कम्युनिकेटिवली कोई लर्नर है वो कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएगा जब वो स्पीच कम्युनिटी में जाता है। वहां पर सोशियो लिंग्विस्टिक, ये देखो फिर गलती आ गई, सोशियो लिंग्विस्टिक, यहां बेटा देखो कितना पेपर सेटर गड़बड़ी कर रहा है आपका। समाज भाषाई स्तर पर प्रतिस्पर्धा बिल्कुल होगी। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस है, मतलब व्यू रचना रणनीति वाले आधार पर बिल्कुल प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन यहां वाले पार्ट में एक चीज कौन सी, ग्रामेटिक नॉलेज है, व्याकरण ये जो ज्ञान है उस पर प्रभाव कौन डालता है, आपका नॉर्म चॉम्स्की, उस पर वो दबाव वहां पर डालता। फिर रिपीट कर देता हूं, नॉर्म चॉम्स्की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो ग्रामर से जुड़ी हुई है, एक्यूरेसी शुद्धता से जुड़ी हुई है, और डेल हाइम्स है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो फ्लुएंसी से वहां पर जुड़ा हुआ है। तो आज की क्लास में बेहतरीन 10 सवालों के साथ में मैं मिला आपका, वहां कुछ त्रुटियां जो पेपर सेटर ने की हैं उनको मैंने वहां पर दुरुस्त करवा दिया है, जिसके दो फायदे होंगे, जो बच्चे टेस्ट सीरीज में आपका अपीयर हो चुके हैं उनको भी पता चलेगा कहां कहां क्या क्या गड़बड़ियां हैं आपकी, और साथ में जो नहीं हुए हैं जो टेस्ट सीरीज में उनको भी वहां पर इन चीजों को देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में आपका, तब तक के लिए नमस्कार।